सोचिए, आज अगर आपके हाथ में डॉलर है तो दुनिया का कोई भी देश उसे पहचान लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया भारत के हिंदू राजा के सिक्के पर भरोसा करती थी। न पासपोर्ट, न बैंक, न वीजा, फिर भी भारत का सिक्का देश की सीमाओं से बाहर चलता था। सवाल ये नहीं है कि वो सिक्का सोने का था, सवाल ये है आखिर ऐसा कौन सा राजा था जिसकी मुद्रा पूरी दुनिया मानती थी। नमस्कार, मैं शेखर झा और आज जिस सवाल के साथ हम खड़े हैं वो सिर्फ इतिहास की किसी तारीख से जुड़ा सवाल नहीं है, बल्कि उस आत्मविश्वास से जुड़ा है जो सदियों पहले भारत की पहचान हुआ करता था। क्योंकि आज जब हम दुनिया की ताकत को उसकी मुद्रा से मापते हैं, जब डॉलर, यूरो या पाउंड को देखकर किसी देश की हैसियत का अंदाजा लगाया जाता है, तब हमें शायद ये एहसास ही नहीं होता कि यही पैमाना कभी भारत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। एक ऐसा दौर था जब भारत किसी से कर्ज लेने वाला देश नहीं, बल्कि वो जमीन था जहां से दुनिया अपना व्यापारिक संतुलन बनाती थी। और उस समय किसी समझौते पर नहीं, बल्कि भरोसे पर चलने वाली चीज अगर कोई थी तो वो था भारत के एक हिंदू राजा का सिक्का। एक ऐसा सिक्का जो सिर्फ लेन देन का साधन नहीं था, बल्कि उस साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक ताकत और सांस्कृतिक विश्वसनीयता की मुहर था। क्योंकि विदेशी व्यापारी किसी भी मुद्रा को सिर्फ उसकी चमक देखकर नहीं अपनाते, वो देखते हैं कि उस सिक्के के पीछे कैसी व्यवस्था खड़ी है, कितनी मजबूत सत्ता है, कितनी स्थिर अर्थव्यवस्था है और क्या वो साम्राज्य अपने वादों पर खरा उतरता है या नहीं। और यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या था भारत में, ऐसा क्या था उस हिंदू राजा के शासन में जिसने उसकी मुद्रा को समुद्र पार भी चलाने लायक बना दिया। क्या वो सिर्फ सोने की शुद्धता थी या फिर उस दौर में भारत का वो व्यापारिक दबदबा जहां मसाले, रेशम, रत्न और ज्ञान तक का निर्यात होता था। और जब आज हमें यह बताया जाता है कि वैश्विक व्यापार हमेशा पश्चिम के इशारों पर चला है, तब यह सच सामने आता है कि एक समय ऐसा भी था जब पश्चिम खुद भारत की ओर देखता था, उसकी बंदरगाहों से सौदे तय होते थे और उसके सिक्के से सौदे पूरे किए जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भारत की मुद्रा कभी वैश्विक भरोसे की पहचान थी, तो वो आत्मविश्वास आज इतिहास के पन्नों में इतना हल्का क्यों कर दिया गया? क्यों हमें सिर्फ उपनिवेशकों की कहानी पढ़ाई गई और उस दौर की नहीं जब भारत खुद नियम तय करता था? और शायद यही वजह है कि इस कहानी को समझना सिर्फ अतीत को जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि किसी देश की असली ताकत उसकी सीमाओं में नहीं, बल्कि उस भरोसे में होती है जिसे वो पूरी दुनिया में पैदा कर सकता है। और अब सवाल साफ हो जाता है कि अगर भरोसा ही असली ताकत है, तो वो भरोसा आखिर पैदा किसने किया था? कौन था वो शासक जिसके नाम से ज्यादा उसकी मुद्रा बोली? इतिहास हमें यहाँ किसी मिथक की ओर नहीं, बल्कि एक ठोस और प्रमाणित सत्ता की ओर ले जाता है। गुप्त वंश का वो सम्राट जिसने भारत को सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी दुनिया के नक्शों के बीचों बीच खड़ा कर दिया। उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे इतिहास विक्रमादित्य के नाम से भी जानता है। चौथी शताब्दी का वो कालखंड जब भारत अंदर से बटा हुआ नहीं, बल्कि एक संगठित और स्थिर साम्राज्य था। जब सत्ता सिर्फ युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यवस्था चलाने की समझ रखती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय कोई एक ऐसा राजा नहीं था जो अपनी पहचान तलवार के जोर पर बनाता हो। उसकी असली ताकत थी स्थिर शासन, मजबूत प्रशासन और ऐसा आर्थिक ढांचा जिसमें व्यापार फलता फूलता था। यही वजह है कि उनके शासन काल में भारत सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र के रास्ते में भी दुनिया से जुड़ा हुआ था। और जब व्यापारिक भारत की बंदरगाहों तक पहुंचते थे, तो उन्हें किसी अनजान सत्ता से नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साम्राज्य के सामना होता था। एक ऐसा साम्राज्य जहां कानून चलता था, व्यवस्था थी और उसकी मुहर उसकी मुद्रा पर साफ दिखाई देती थी। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को समझना सिर्फ एक राजा को जानना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना भी है जिसने भारत को उस दौर में वैश्विक व्यापारिक भाषा सिखाई। और यहीं से इस कहानी के अगला और सबसे अहम अध्याय शुरू होता है, उस सिक्के का जिसने भारत की पहचान सीमाओं से बाहर पहुंचा दी। ये कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं था, ये था गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण दिनार, लगभग 8 ग्राम शुद्ध सोने से बना हुआ ऐसा सिक्का जिसकी कीमत सिर्फ उसके वजन में नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता में थी। इस सिक्के पर बनी आकृतियां सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी। एक तरफ सम्राट की मुद्रा थी जो सत्ता की स्थिरता का संकेत देती थी, तो दूसरी तरफ देवी देवताओं या धार्मिक प्रतीकों की छवि थी जो उस साम्राज्य की सांस्कृतिक जड़ों को दिखाती थी। और सबसे अहम बात ये थी कि इस सिक्के पर अंकित संस्कृत लेख सिर्फ भारत के नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया के लिए भी एक पहचान बन चुके थे। क्योंकि विदेशी व्यापारी भले संस्कृत ना पढ़ पाते हों, लेकिन वो उस चिन्ह को पहचानते थे जो शुद्ध सोने, तय वजन और भरोसेमंद शासन की गारंटी देता था। यही वजह है कि जब ये सिक्का भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचा, तो उसे तौलने या परखने की जरूरत नहीं पड़ी।
वो पहले से ही स्वीकार्य था, क्योंकि दिनार किसी अस्थिर सत्ता की मुद्रा नहीं था। वो ऐसे साम्राज्य का मुद्रा था जहां हर व्यवस्था संतुलित थी, व्यापार सुरक्षित था और राज्य अपने सिक्के की शुद्धता से समझौता नहीं करता था। और यहीं पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि उस दौर में मुद्रा की ताकत किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता से नहीं बल्कि लगातार बनाए गए भरोसे से आती थी। हर सिक्का उस व्यवस्था का प्रतिनिधि था जिसने वर्षों तक अपने वादे निभाए थे। इसीलिए जब रोमन या मध्य एशियाई व्यापारी इस दिनार को स्वीकार करते थे तो वो सिर्फ सोना नहीं ले रहे थे, वो भारत के उस भरोसे को अपने साथ ले जा रहे थे जो समुद्र पार भी कमजोर नहीं पड़ता था। और यही भरोसा इस सिक्के को भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने देता। इतिहास और पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि गुप्त काल की ये स्वर्ण दिनार सिर्फ भारत बाजारों में नहीं बल्कि रोमन साम्राज्य के व्यापारिक केंद्रों, मिस्र के बंदरगाहों, फारस की मंडियों और मध्य एशिया के रास्तों तक पहुँचे। ये सिक्के आज भी खुदाई में भारत से हजारों किलोमीटर दूर पाए जाते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत उस दौर में किसी बंद अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं था बल्कि एक सक्रिय वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क का केंद्र था। भारत से मसाले, रेशम, कीमती रत्न और हस्तलिपि जाते थे और बदले में केवल सामान नहीं बल्कि आर्थिक सम्मान मिलता था। और इस सम्मान की मुहर यही दिनार बनाता था, क्योंकि विदेशी व्यापारी जानते थे कि जिस सिक्के पर गुप्त साम्राज्य की छाप है उसकी कीमत आज ही भी उतनी ही होगी और कल भी उतनी ही रहेगी। यही वजह है कि इस मुद्रा को किसी भी स्थानीय सिक्के की तरह नहीं बल्कि एक भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के रूप में देखा जाने लगा। और जब किसी सिक्के को बार बार अलग अलग सभ्यताएं बिना सवाल स्वीकार करने लगे तो वो सिर्फ मुद्रा नहीं रहता, वो उस सभ्यता की साख बन जाता है। और गुप्त साम्राज्य के दिनार ने यही साख बनाई, ऐसी साख जो ना तो समुद्र से डरी ना ही सीमाओं से रुकी बल्कि व्यापार के हर रास्ते पर अपनी पहचान छोड़ती चली गई। तो सवाल उठता है कि आखिर दुनिया को इस सिक्के पर इतना भरोसा क्यों था? और इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था में छिपा है जो इस मुद्रा के पीछे खड़ी थी। सबसे पहले तो इसकी शुद्धता, क्योंकि गुप्त दिनार कोई एक ऐसा सिक्का नहीं था जिसकी गुणवत्ता समय के साथ बदलती रही। उसका वजन तय था, सोना शुद्ध था और उसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती थी। और जब कोई मुद्रा बार बार एक ही मानक पर खरी उतरती है तो उस पर भरोसा अपने आप बनता है। लेकिन भरोसा यही खत्म नहीं होता, क्योंकि शुद्ध सिक्का भी तब तक नहीं चलता जब तक उसके पीछे स्थिर सत्ता ना हो। और गुप्त साम्राज्य उस दौर की सबसे संगठित और स्थिर राजनीतिक शक्तियों में से एक था, जहाँ शासन सिर्फ जीतने तक सीमित नहीं था बल्कि चलाने की क्षमता रखता था। कानून, कर व्यवस्था और व्यापारिक सुरक्षा सब कुछ संतुलन में था। और यही संतुलन विदेशी व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा संकेत था कि ये कोई अस्थायी साम्राज्य नहीं है बल्कि ऐसा राज्य है जो अपने वादों पर कायम रहता है। और शायद सबसे अहम वजह थी कि भारत की वैश्विक भूमिका, क्योंकि उस समय भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि आपूर्ति करता था। मसालों से लेकर रेशम तक, ज्ञान से लेकर शिल्प तक, दुनिया को जो चाहिए था उसका रास्ता भारत से होकर गुजरता था। और जब किसी देश के पास देने के लिए कुछ मूल्यवान होता है तो उसकी मुद्रा अपने आप महत्व हासिल कर लेती है। इसीलिए गुप्त दिनार भारत पर भरोसा किसी भावनात्मक गर्व का नहीं बल्कि ठोस आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता का नतीजा था। और यही वजह है कि इस सिक्के को दुनिया ने अपनाया बिना किसी संदेह के, बिना किसी शर्त के। लेकिन किसी भी साम्राज्य की असली पहचान सिर्फ उसके बाजारों से नहीं बनती बल्कि उसकी शक्ति और उसकी सांस्कृतिक के संतुलन से बनती है। और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत यही संतुलन था। एक तरफ वो सैन्य शक्ति जो सीमाओं की रक्षा कर सके और दूसरी तरफ वो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जो बिना हथियार उठाए भी सम्मान पैदा करती। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल तलवार के इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि तलवार की जरूरत न पड़ने देने के लिए जाना जाता है, क्योंकि जिस राज्य में अंदरूनी स्थिरता होती है वहाँ व्यापार सुरक्षित रहता है और ज्ञान फलता है। यही वजह है कि उसी दौर में भारत ने गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य और कला में वो ऊंचाइयां छुई जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। कालिदास जैसे कवि केवल दरबार की शोभा नहीं थे बल्कि उस सांस्कृतिक परिपक्वता का प्रतीक थे जो किसी भी सभ्यता को विश्वसनीय बनाती हो। और आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक सिर्फ खोज करता नहीं थे बल्कि उस भौतिक वातावरण का प्रमाण थे जहाँ तर्क और ज्ञान को संरक्षण मिलता था। और जब कोई साम्राज्य ज्ञान को सम्मान देता है तो दुनिया उसे सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि भरोसेमंद भी मानती है। इसीलिए गुप्त साम्राज्य
साम्राज्य की साख सिर्फ उसकी सेना या उसके सिक्के से नहीं बनी, बल्कि उस संस्कृति से बनी जिसने शक्ति को संयम से और संपन्नता को जिम्मेदारी से संभालना सिखाया। और यहीं से इस कहानी को आज की दुनिया से जोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज जब हम किसी देश की ताकत को उसकी करेंसी से आंकते हैं, जब डॉलर, यूरो या यूनान किसी राष्ट्र के प्रभाव का पैमाना बन जाते हैं, तो असल में हम वही कर रहे होते हैं जो सदियों पहले दुनिया ने गुप्त दिनार के साथ किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मुद्रा के पीछे खड़ी व्यवस्थाएं ज्यादा जटिल है, लेकिन भरोसे का मूल सिद्धांत वही है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो स्थिर हो, एक ऐसा शासन जो अनुमानित हो, और एक ऐसी वैश्विक भूमिका जो केवल उपभोग की नहीं बल्कि योगदान की हो। आज डॉलर इसीलिए चलता है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका की आर्थिक ताकत, उसकी संस्थाएं और उसकी वैश्विक पकड़ खड़ी है। ठीक उसी तरह जैसे गुप्त दिनार के पीछे भारत की उत्पादन क्षमता, व्यापारिक विश्वसनीयता और सांस्कृतिक प्रभाव खड़ा था। और अगर आज कोई मुद्रा गिरती है तो वह सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं गिरती, बल्कि उस भरोसे के टूटने से गिरती है जो दुनिया ने उस देश पर किया होता है। इसीलिए इतिहास हमें ये नहीं सिखाता कि हम अतीत पर गर्व करें, बल्कि ये समझने का मौका देता है कि किसी भी देश की असली ताकत आज भी वही है जो तब थी, भरोसा, स्थिरता और वैश्विक जिम्मेदारी। और शायद यही तुलना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर भारत ने कभी यह स्थान हासिल किया था, तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम फिर से कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम उस भरोसे की भाषा को दोबारा समझने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इतिहास हमें ये याद दिलाने के लिए नहीं होता है कि हम कभी क्या थे, बल्कि ये समझाने के लिए होता है कि हम क्या बन सकते हैं। गुप्त साम्राज्य का दिनार आज किसी बाजार में चलन में नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत आज भी जिंदा है। वो विचार कि किसी देश की असली ताकत उसकी मुद्रा की चमक में नहीं, बल्कि उस भरोसे में होती है जो वो पूरी दुनिया में पैदा करता है। और जब कोई सभ्यता अपनी शक्ति को जिम्मेदारी से, अपने संसाधनों को ईमानदारी से और अपने वादों को निरंतरता से निभाती है, तब उसे अपनी पहचान साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी पहचान उसके कर्म बोलते हैं, उसके सिक्के नहीं। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी जब हम गुप्त दिनार की कहानी सुनते हैं, तो वो हमें अतीत में नहीं रोकती, बल्कि भविष्य की तरफ देखने की हिम्मत देती है। क्योंकि जो भरोसा एक बार दुनिया ने भारत पर किया था, वो भरोसा इतिहास में खोया नहीं है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है समझे जाने का। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है जो इतिहास को सिर्फ बताने नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही गहरे शोध आधारित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये उस इतिहास को जिंदा रखने की कोशिश करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।